सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए आज का जो हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.9 के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। एक जो Q1 आवेश है इसका मैग्नीट्यूड दिया है 10⁻⁸ कूलम तथा Q2 का मैग्नीट्यूड दिया है -10⁻⁸ कूलम है। एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम पॉइंट ए, बी तथा सी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात हमें यहां पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड, विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, हमने पहले अध्ययन किया है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन धनात्मक आवेश से दूर व ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो साइड डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर क्यों होती है। तो इसके लिए देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज के कारण हमें इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, जिस बिंदु के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसी बिंदु के ऊपर हम टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को रिपल करेगा। जब रिपल करेगा तो ये इससे दूर मोशन करेगा, दूर गति करेगा। अब देखिए, इसके ऊपर जो बल की साइड डायरेक्शन है, बल की दिशा ये है और हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड डायरेक्शन फाइंड करना है और जिस पॉइंट के ऊपर हमें इंटेंसिटी की साइड डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड डायरेक्शन फाइंड करना होता है उसी पॉइंट के ऊपर हम टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं। अब देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चूंकि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड अत्यल्प है, नेग्लेजिबल है। जब नेग्लेजिबल है तो ये इधर गति करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे की ओर लगेगा और हम ये जानते हैं कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड डायरेक्शन होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे दिशा की बात की है। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं ए, बी और सी के ऊपर विद्युत क्षेत्र। तो हमें देखिए 1 बाय 1 करके चलना है। सबसे पहली बात विद्यार्थियों, बिंदु ए के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, बिंदु ए के ऊपर विद्युत क्षेत्र, सबसे पहली बात ये जो यहाँ पर +Q1 चार्ज है, इस +Q1 चार्ज के कारण ए के ऊपर जो इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो देखिए, यहां पर हम +Q0 आवेश की कल्पना करते हैं टेस्ट चार्ज की। अब देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं मान के चलता हूं बेटा E1A। क्या मान के चलेंगे, E1A। अब यहां देखो, ये तो Q1 के कारण आया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q2 के कारण, चूंकि यहां का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी इसे हम मान लेते हैं E2A। क्या मानते हैं, E2A। तो ध्यान दीजिए, धनावेश Q1 के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्यार्थियों, Q1 के कारण A के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमने माना है E1A। तो यहां लिखेंगे E1A और हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है ये होता है
KQ अपॉन में R²। देखिए ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो देखिए E1A बराबर, चूंकि इसके कारण है इंटेंसिटी, तो ये होगा KQ1 अपॉन में R²। देखिए R का मान यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होगी 0.05 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे K का 9 इंटू में 10⁹ इंटू में Q1 का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 देखिए यहां दिया गया है 10⁻⁸ अपॉन, देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.05 तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 0.0025। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों यहां पे हमारे पास कितना बचेगा, ये 10⁹ है पॉजिटिव, ये 10⁸ है नेगेटिव, तो यहां पे बचेगा 10⁻1 जिसे हम ओनली 10 कहेंगे। अब देखिए 10 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 90, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, जैसे यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10⁻1 2 3 4 10⁴ डिवाइड बाई 25। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं तो इसका आंसर प्राप्त होगा 3.6 इंटू में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ये आप स्वयं करेंगे हल। अब देखिए ये तो हुआ है Q1 के कारण यहां इंटेंसिटी, अब Q2 के कारण ज्ञात करते हैं। तो देखिए ऋणावेश Q2 के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्यार्थियों Q2 के कारण A के ऊपर विद्युत क्षेत्र हमने क्या मान रखा है, E2A। 1 मिनट यहां ध्यान देना है आपको। देखो E1A की जो साइड डायरेक्शन है वो दाईं ओर है, दाईं ओर है तो हम यहां लिखेंगे इसकी डायरेक्शन होगी दाईं ओर। ठीक है, अब देखिए Q2 के कारण हमने मान रखा है E2A इज इक्वल टू KQ2 अपॉन में R² और R की वैल्यू यहां से यहां तक की है 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखिए K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू में 10⁹ इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁸, क्योंकि हमें इसका परिमाण लेना है तो ये हो गया 10⁻⁸ डिवाइड बाई, देखिए 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.05 तो ये होगा 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0025 प्राप्त होगा। अब देखिए जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो है 10⁹ और ये है 10⁻⁸, तो यहां पे बचेगा 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिवाइड बाई, देखिए यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर होगा 10⁴ और यहां पे बचेगा 25। जैसे हम 90 को इससे डिवाइड करेंगे तो विद्यार्थियों ये का ये मैग्नीट्यूड आएगा 3.6 इंटू में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इसकी साइड डायरेक्शन भी किधर है, दाईं ओर ही हमें इसकी साइड डायरेक्शन प्राप्त हुई है। तो यहां लिखेंगे चूंकि E1A व E2A दोनों समान दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए बिंदु A पर कुल वैद्युत क्षेत्र, देखिए A के ऊपर कुल वैद्युत क्षेत्र EA मान लेते हैं हम टोटल, चूंकि दोनों की साइड डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन है, तो ये होगा E1A प्लस E2A। और देखिए विद्यार्थियों वैल्यू ऑफ E1A की जो वैल्यू है वो है 3.6 इंटू में 10⁴ प्लस E2A की वैल्यू भी क्या है 3.6 इंटू में 10⁴। अब यहां से देखिए 10⁴ को जब हम कॉमन लेंगे तो 3.6 ऐड 3.6 इज इक्वल टू 7.2, तो ये प्राप्त होगा 7.2 इंटू में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमें मान प्राप्त हो गया EA का, अर्थात टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट A इज इक्वल टू हो गया 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ये तो अभी A के ऊपर ही इंटेंसिटी हमने फाइंड की है, अब हम फाइंड करेंगे B के ऊपर इंटेंसिटी। तो देखिए यहां
बिंदु बी के ऊपर इंटेंसिटी के लिए देखो, 1 मिनट यहां ध्यान देना है। बिंदु बी के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी Q1 चार्ज के ऊपर। Q1 के कारण जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी Q1 चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस के ऊपर। तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी यहां फाइंड करने के लिए हम किसकी कल्पना करेंगे? टेस्ट चार्ज की। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी है उसकी साइड डायरेक्शन ये होगी। इसको हम ये मान के चलते हैं, ये हो गया विद्यार्थियों E1B। ठीक है, अब यहां देखिए -Q2 आवेश के कारण इंटेंसिटी यहां पे फाइंड करेंगे। तो ये Q2 चार्ज है, ये यहां पे टेस्ट चार्ज है, चूंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा। जब ये चार्ज इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा तो इस चार्ज के कारण जो यहां पर इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। इसको मैं लिख सकता हूं E2B। क्या लिख सकते हैं? E2B। तो यहां देखें, यहां लिखते हैं धनावेश Q1 के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्यार्थियों, यहां पे हमने Q1 के कारण कितना मान रखा है? E1B। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण उसका मैग्नीट्यूड होता है E = KQ/R²। तो यहां देखिए KQ1/R², यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी 0.05। तो यहां लिख सकते हैं 0.05 का होल स्क्वायर। K की वैल्यू रखेंगे 9 × में 10⁹, Q1 की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁸ डिवाइड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0025। अब देखिए विद्यार्थियों, ये वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखे हैं। इसकी जो वैल्यू है ये प्राप्त होती है 3.6 × में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 3.6 × में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बट इसकी साइड डायरेक्शन क्या होगी ये देखना है। देखिए इसके कारण जो साइड डायरेक्शन है यहाँ पर E1B की, ये होगी बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी साइड डायरेक्शन होगी बाईं ओर होगी। अब देखिए इसी प्रकार से ऋणावेश Q2 के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र। अब यहां ध्यान देना है हमें। देखिए ऋणावेश ये है नेगेटिव चार्ज, इसके कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, इधर गति करेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा इस नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इसकी जो इंटेंसिटी की साइड डायरेक्शन है वो ये होगी और इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या मान रखा है? E2B। तो देखिए E2B की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? E2B = KQ2/R²। लेकिन R का मान यहां पे रखेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.05 + 0.05 + 0.05 = 0.15। तो यहां देखिए, यहां मैं लिख सकता हूं 0.15 का होल स्क्वायर। K की वैल्यू होगी 9 × में 10⁹, Q2 की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁸ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.0225। क्या होगा? 0.0225। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे ही हम ये वैल्यू यहां पर फाइंड करते हैं, ये मान यहां पर ज्ञात करते हैं, तो ये कितना प्राप्त होगा? 1 मिनट के लिए यहां देखना, इनको सोल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 90 × में इसका होगा 10⁴ डिवाइड बाई 225। अब देखिए 90 को हम डिवाइड करेंगे 225 से, 225 से। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये इससे डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब जैसे देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा, मीन्स
225 4 जा 900, तो यहां पे होगा 4 इंटू में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी साइड डायरेक्शन भी हमें लिखना है। इसकी साइड डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड, मीन्स दाईं ओर। किधर होगी? दाईं ओर होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, ये तो बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि E1B है यहां पे, E1B व E2B परस्पर विपरीत दिशा में है तथा E1B इज ग्रेटर देन E2B। अब देखिए ये हमें कैसे पता लगेगा कि E1B और E2B जो है परिमाण में इनमें से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो हमने अभी अभी यहां पे वैल्यू ज्ञात की है। E1B की वैल्यू है 3.6 इंटू में 10⁴ और इसकी वैल्यू है 0.4 इंटू में 10⁴। तो ये वैल्यू जो है ये लेस देन होगी E1B से। किस प्रकार से होगी? तो देखो बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो मैक्सिमम है, इसकी बजाय ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो साइड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r² के। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम किसी आवेश से दूरी बढ़ाएंगे टेस्ट चार्ज की, तो तीव्रता उसके वर्ग के अनुपात में घटती है। तो यहां देखिए, इसीलिए बिंदु B पर कुल विद्युत क्षेत्र, इसको हम मानते हैं EB मान लेते हैं, तो EB बराबर में होगा E1B माइनस E2B। ध्यान रहे, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये अपोजिट साइड डायरेक्शन को दर्शाता है। अपोजिट साइड डायरेक्शन कैसे? जैसे मान लो ये बिंदु B है, तो B बिंदु के ऊपर एक इंटेंसिटी तो इधर आई है और दूसरी इंटेंसिटी इधर आई है, तो ये विपरीत दिशा को दर्शाएगा। ये तो यहां पर है E1A और ये है यहां पर E1B और ये है यहां पर E2B। तो यहां देखो, आना तो चाहिए E1B प्लस E2B, बट इसमें देखना यह है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड डायरेक्शन है। तो यहां देखिए EB इज इक्वल टू E1B की वैल्यू कितनी है? E1B की वैल्यू यहां से देखिए 3.6 इंटू में 10⁴ माइनस E2B की वैल्यू है 0.4 इंटू में 10⁴। देखिए 10⁴ जो है ये कॉमन आ गया, तो EB इज इक्वल टू होगा 3.6 माइनस 0.4। कब आएगा ये? जब 10⁴ यहां कॉमन लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, EB इज इक्वल टू, इसमें से ये लेस करेंगे तो 3.2 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान रहे, ये वैल्यू मैक्सिमम थी, ये वैल्यू मिनिमम है। क्योंकि इसकी साइड डायरेक्शन देखो, E1B की किधर है? बाईं ओर। E2B की किधर है? दाईं ओर। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो E1B की है, तो टोटल इंटेंसिटी की जो साइड डायरेक्शन होगी वो E1B की ही साइड डायरेक्शन में होगी। मीन्स यहां लिखते हैं बाईं ओर। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है बिंदु C के ऊपर तीव्रता। तो पहले विद्यार्थियों इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब देखिए तीसरा बिंदु आता है, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बिंदु C जो है ये यहां पर है। अब देखिए ये हमें डायग्राम में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि C से Q1 की जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है, C की Q2 से जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल है, आवेशों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो विद्यार्थियों एक बात तो तय हो गई कि बिंदु C के ऊपर Q1 के कारण और Q2 के कारण, दोनों के कारण जो इंटेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे एक समान होंगे।
तो यहां लिखते हैं चूंकि आवेश Q1 व Q2 के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र एक समान होंगे। अब देखिए एक समान तो होंगे, लेकिन किस प्रकार से होंगे यहां ध्यान देना। Q1 के कारण यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, तो इस बिंदु के ऊपर हम टेस्ट चार्ज की कल्पना करेंगे। अब देखिए इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इससे दूर होगी, इसको मैं मान लेता हूं E1C। क्या मानते हैं? E1C। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, इस Q2 के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, तो यहां पर ये तीव्रता होगी E2C। अब यहां देखो ये जो Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज तो इस टेस्ट चार्ज को इधर ले जाना चाहेगा, लेकिन Q2 आवेश जो है ये टेस्ट चार्ज को इधर लाना चाहेगा। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, इसके लिए जो है ये बड़ी समस्या हो गई कि अब ये गति किधर करेगा। भाई ये चार्ज तो इस चार्ज को दूर करना चाहेगा, बट ये चार्ज इस चार्ज को पास लाना चाहेगा। इसके कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसके कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब इसके चक्कर पड़ गया कि ये गति किधर करेगा। तो देखिए इसके लिए गति की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पे घटकों के रूप में बांटते हैं। तो घटकों के रूप में बांटेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर या तो ये ध्यान रख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, या फिर हम इसको घटकों के रूप में भी बांट सकते हैं। किस प्रकार से? देखो घटकों के रूप में हम इसे इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, यहां ध्यान देना, घटकों के रूप में हम इसे इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। अब यहां देखो ये तो विद्युत क्षेत्र का जो घटक है ये तो होगा ऊर्ध्व घटक Q1 के कारण, ये जो घटक है ये होगा Q2 के कारण ऊर्ध्व घटक, जबकि इसके कारण जो हॉरिजॉन्टल घटक है, क्षैतिज घटक है, ये इस डायरेक्शन में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों, अगर आप घटकों के रूप में ना भी बांटेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा, क्योंकि एक सदिश की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, परिमाण में समान है, दिशा अलग अलग है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी। अब ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में गति करेगा। तो यहां देखें, हम यहां पे आवेश Q1 व Q2 के कारण जो C के ऊपर विद्युत क्षेत्र है एक समान तो होंगे, लेकिन कितने होंगे? तो यहां देखें E1C इज इक्वल टू E2C इज इक्वल टू फॉर्मूला रखेंगे KQ1 अपोन में R²। देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो यहां पे रखेंगे 0.1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू में 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻8 डिवाइड बाई, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा। अब यहां देखिए विद्यार्थियों वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 90, और यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻² लगाएंगे। मैं यहीं पे करके बता रहा हूं, यहां से देखिए 10⁻² हो गया 2। अब यहां पे हो गया 9 इंटू में 9 और 2 11, और यहां पे -8, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया E1C इज इक्वल टू E2C के इक्वल आ गया। अब यहां देखो E1C और E2C आ गया, तो C के ऊपर टोटल इंटेंसिटी कितनी आएगी? तो यहां लिखते हैं, अब बिंदु C पर कुल विद्युत क्षेत्र समांतर चतुर्भुज सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम से, तो यहां लिखेंगे EC इज इक्वल टू √E1C² प्लस E2C² प्लस 2E1C इंटू में E2C इंटू में कोस थीटा। अब यहां ध्यान देना विद्यार्थियों,
ये जो E1C है E2C है, ये E1C जो है हमें ये K की तरह लगता है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे इसको E1 ही मान के चलते हैं और इसको हम यहाँ पे E2 ही मान के चलते हैं, ताकि ठीक रहेगा ये यहाँ पे। अब देखिए इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हमने ये ज्ञात कर ही लिया है कि E1 बराबर E2 बराबर में कितना आएगा, 9 इंटू में 10 टू द पावर 3 आएगा। तो अब यहां देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। EC इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, मान रखेंगे E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E1 इंटू कोस थीटा में देखिए यहां पे चक्कर पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू कितने रखें। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1, ये कंप्लीट पॉइंट 1, तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो 60 और किसी त्रिभुज के दो अंतर कोणों का योग जो होता है वो बहिष्य कोण के समान होता है। मीन्स यहां पे आएगा 120, या फिर ये कहिए कि किसी त्रिभुज के बहिष्य कोण का जो मान है वो दो अंतर कोणों के योग के इक्वल होता है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू रखेंगे हम 120। अब इसे सरल कीजिए तो EC की वैल्यू प्राप्त होगी, EC इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, यहां पे E1 रखेंगे क्योंकि E2 का मान E1 के इक्वल है। कोस 120 की वैल्यू रखेंगे -1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे होगा -E1 स्क्वायर और ये है प्लस 2E1 स्क्वायर। तो ये बचेगा विद्यार्थियों ओनली E1 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, मीन्स ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से। तो EC इज इक्वल टू होगा E1 के बराबर, और E1 और E2 की जो वैल्यू है वो एक ही है। कितनी प्राप्त हुई है, 9 इंटू में 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी डायरेक्शन देखना है हमें, किसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन देखिए, यहां इसकी डायरेक्शन होगी दाईं ओर, इसकी डायरेक्शन होगी दाईं ओर होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, आप इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके इसे उतारिए। और साथ में देखिए, कल मेरे पास 2 स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर ये जो आपने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जाम्पल किया था NCERT एग्जाम्पल 1.8, ये हमारे समझ में नहीं आया। तो एक बार इसको हम दोबारा से फिर से देखते हैं। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे उतारिए। तो देखिए विद्यार्थियों, एक बार फिर से एग्जाम्पल 1.8 देखते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन 2 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। देखिए ये इसमें डायग्राम ए देखना है आपको सबसे फर्स्ट, और बी ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से गिर रहा है कि इसके गिरने की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड डायरेक्शन में है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रखते हुए इसकी डायरेक्शन उत्क्रमित कर दी जाए। उत्क्रमित मीन्स इसको इस प्रकार से यूं उत्क्रमित कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज इसका ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज इसका नीचे होगा। हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो अब की बार यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उत्क्रमित हो गई है। अब इसके अंदर यहां से कोई प्रोटॉन इस प्रकार से गिर रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में हमें दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना करनी है। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है विद्यार्थियों, E की वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है h है ये दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान देना, 2 विद्यार्थियों की मेरे पास कमेंट आए कि सर आपने प्रीवियस वीडियो में जो ये एग्जाम्पल करवाया था इसमें 1.5 सेंटीमीटर के स्थान पे आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो बेटा ये बाई मिस्टेक हो गया। यहां ध्यान देना, हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है टी की। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गिरने से पूर्व उसका वेलोसिटी कितना था। तो देखिए गिरने से पूर्व इसका जो वेलोसिटी है, चूंकि ये मुक्त रूप से गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से, तो जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो गिरने से पूर्व उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होता है। तो यहां देखिए पहली स्थिति में हमें ज्ञात करना है u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। अब देखिए विद्यार्थियों h का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट t के साथ नहीं होता है, ना ही e के साथ होता है। तो अब हमें ये देखना है कि h जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो बीच का विस्थापन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है h से। अब यहां देखो h का जो रिलेशन है वो t से किस प्रकार से होता है, चूंकि रेखीय गति के द्वितीय समीकरण से S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यहां पर बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पर हम रखेंगे ae यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अब यहां देखो u की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू हमने मान रखी है h, तो h इज इक्वल टू यहां पे होगा हाफ ae टी स्क्वायर। अब यहां देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2HAE। अब यहां पे चक्कर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है ये हमें ज्ञात करना है। तो अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर में होता है ma, तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू होगा यहाँ पर F अपॉन में m। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए F की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, तो मैं यहीं पे सोल्व करके बता रहा हूं आपको। हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F अपॉन में प्लस Q नोट। तो F की वैल्यू जो है वो कितने प्राप्त होगी, Q नोट इंटू में E, लेकिन टेस्ट चार्ज के स्थान पे हमने इलेक्ट्रॉन मान रखा है, तो यहाँ पे आएगा E इंटू में E आएगा। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूं E इंटू में E, ये वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन के त्वरण की। अब यहाँ पे मान रखते हैं हम, तो देखिए कितनी वैल्यू प्राप्त होगी विद्यार्थियों, यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2HAE, AE की वैल्यू रखेंगे E अपॉन में ME ऊपर जाएगा तो T की वैल्यू हो जाएगी, इसका रखेंगे हम स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए T इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 2H की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए प्रीवियस वीडियो में बाई मिस्टेक ये हो गया है, आपको फिर से बता रहा हूं। H की वैल्यू यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर ना रख के हम इसको मीटर में MKS पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट दे रखा है वो MKS पद्धति में दे रखा है और इसे भी MKS पद्धति में ही कन्वर्ट करना है। तो देखिए विद्यार्थियों 1.5 इंटू में 10⁻⁻2 ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट ME इज इक्वल टू होता है 1.9 इंटू में 10⁻31 डिवाइड बाई E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10⁻19 इंटू में E की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर E की वैल्यू हमारे पास है 2.0 इंटू में 10⁴। अब देखिए हमें करना क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और इस संख्या में इस संख्या से हमें डिवाइड करना है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो मान प्राप्त होता है 2.9 इंटू में 10⁻⁹ सेकंड। देखिए ये वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आप स्वयं B की वैल्यू, B जो डायग्राम है B में जो है आपको सेम ऐसे ही करना है। T इज इक्वल, हाँ तो यहां देखिए T की वैल्यू जो है इसी प्रकार से हम दूसरी स्थिति में बेटा प्रोटॉन के लिए करते हैं। तो प्रोटॉन के लिए देखिए हमें ये चेंज करना है, Me के स्थान पर हमें Mp रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये होगा 2H Mp अपॉन
ई इंटू में ई। और देखिए अब इसका जो आंसर है आप बिल्कुल फास्टली से करके सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना प्राप्त होता है। फटाफट से जल्दी से इसे सोल्व करके बताइए। अब देखिए कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। आशीष ने बताया, आशीष यादव ने इसका आंसर बताया है 1.7 इंटू में 10 टू द पावर -9 सेकंड। इसमें बेटा ये गलत है, एक बार इसको फिर से सोल्व करके देखिए। 10 टू द पावर -9 न आकर के -7 आना चाहिए। इसे सोल्व करके फटाफट से बताइए। हाँ बेटा, जैसे निकिता का आंसर आया है 1.3 इंटू में 10 टू द पावर -7 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे 2 h की वैल्यू रखनी है 1.5 इंटू में 10 टू द पावर -2, mp 1.67 इंटू में 10 टू द पावर -27, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा में 10 की पावर -27 किलोग्राम। ई देखिए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, अंतर इतना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम, जबकि प्रोटॉन के ऊपर होता है +1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम। और ई की वैल्यू यहां पर कितनी पुट करनी है हमें 2.0 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां पर देखिए आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों के ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास प्राप्त हो। धन्यवाद। ओके।